जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं अभी के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जिस डर से कांप रहा था पाकिस्तान, भारत ने आखिरकार वो करके दिखा ही दिया दोस्तों। अब थर थर कांपने लगा शहबाज और मुनीर। बताएंगे क्या कदम उठाया भारत ने, तो वहीं किस चीज की मिल गई भारत को मंजूरी। साथ ही साथ बताएंगे यूएनएससी की रिपोर्ट में आया लाल किला ब्लास्ट में जैश ए मोहम्मद का नाम, तो भड़क गया पाकिस्तान दोस्तों। वहीं तुर्की पाकिस्तान के समीकरण पर भारत का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक, ग्रीस के साथ मिलकर बिगाड़ दिया सारा खेल कैसे। वहीं दीपू दास की जान की कीमत नहीं लगा सकते बांग्लादेश में हिंदू युवक के परिवार ने ठुकरा दिया 50 लाख का मुआवजा। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर क्या चाहता है दीपू दास का परिवार। वहीं बांग्लादेश में चुनाव के बीच ही हिंदू युवक की मौत की फिर एक और बड़ी खबर बांग्लादेश से। और आज जिस प्रकार से वोटिंग हो रही है दोस्तों बांग्लादेश में, क्या है वहां की सारी जानकारियां, एक से एक बेहतरीन खबर आज आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहिएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत की कूटनीति बेहतरीन से भी बेहतर है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की दिल्ली यात्रा से पहले भारत और फ्रांस में राफेल फाइटर जेट की मेगा डील को लेकर बहुत अच्छी खबर सामने आई है। गुरुवार आज के दिन रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमानों को मंजूरी दे दी है। भारत में बनने वाले फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों के इस सौदे की कुल कीमत करीब 3,25,000 करोड़ होगी, जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक है। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल यानी डीएसी की अहम बैठक में इस डील को लेकर अपनी मंजूरी दी गई है। पिछले महीने रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने वायुसेना के इस प्रपोजल को हरी झंडी दी थी, जो किसी भी रक्षा सौदे की पहली सीढ़ी होती है। डीएसी के बाद ये प्रोजेक्ट यानी ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगा। ऐसे में बहुत ज्यादा संभव है कि इन 114 राफेल फाइटर जेट में से 16 को सीधे फ्रांस से खरीदा जा सकता है। इन 114 राफेल फाइटर जेट से वायुसेना की 5 से 6 स्क्वाड्रन को खड़ा किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना की एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 लड़ाकू विमान होते हैं। अगले हफ्ते 17 से 19 फरवरी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के भारत दौरे से पहले इस सौदे को लेकर अहम फैसला हुआ है दोस्तों। पिछले दोनों राफेल फाइटर जेट सौदों की तरह ये भी G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने जा रही है, यानी कि इस डील के बाद पाकिस्तान की हालत खराब होगी दोस्तों और शहबाज मुनीर की आत्मा बाहर आ जाएगी। जी हाँ, इस डील से वैसे ही पाकिस्तान कांप रहा था और अब जब ये खबर सुनेगा तो उसकी क्या हालत होगी दोस्तों, आप इमेजिन कर ही सकते हैं। बहरहाल इमैनुअल मैक्रोन को मोस्ट वेलकम टू इंडिया कमेंट में जरूर कहिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि राफेल डील कंप्लीट के बाद जल्द से जल्द राफेल भारत को मिले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक का बटन सामने है दोस्तों, नहीं दबाया तो जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां वही यूएनएससी की रिपोर्ट में आया नाम, तो भड़क गया पाकिस्तान। जी हां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोले तो यूएनएससी की 1267 प्रतिबंध निगरानी समिति की नई रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर दर्ज किया गया है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर हुए आतंकी हमले से सीधा संबंध था। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से ये दावा करता रहा है कि उसकी जमीन से चलने वाले आतंकी संगठन अब उस बेअसर हो चुके हैं। दोस्तों, जानकारी के अनुसार जैश ए मोहम्मद ने सिर्फ भारत में आतंकी हमले नहीं किए हैं, बल्कि वो अपनी ताकत और नेटवर्क भी बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह संगठन एक खास महिला मात्र विंग बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है, जिसका नाम जमात उल मुमिनात रखा गया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एक सदस्य देश ने बताया कि जैश ए मोहम्मद ने कई हमलों की जिम्मेदारियां ली है। यह भी बताया है कि ये वो 9 नवंबर को लाल किले पर हुए हमले से जुड़ा हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। 8 अक्टूबर को जैश ए मोहम्मद के नेता मौलाना मसूद अजहर अलवी ने औपचारिक तौर पर महिला मात्र विंग जमात उल मुमिनात बनाने का ऐलान किया था, जिसका मकसद आतंकी हमलों को समर्थन देना था। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट में सबसे दिलचस्प बात यह रही है कि जैश ए मोहम्मद का नाम शामिल किए जाने पर पाकिस्तान ही अकेला ऐसा देश था जिसने विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान ने कहा कि यह संगठन अब निष्क्रिय हो चुका है, लेकिन बाकी देशों ने भारत के ही रुख का समर्थन किया और रिपोर्ट में जैश ए मोहम्मद का जिक्र बना रहा। दोस्तों, पाकिस्तान को सिर्फ जैश के मामले में ही
नहीं बल्कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के मामले में भी निराशा हाथ लगी। पाकिस्तान चाहता था कि BLA को तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से जोड़कर और इस तरह अलकायदा या ISIL से जोड़कर UNSC की 1267 प्रतिबंध सूची में शामिल किया जाए, लेकिन रिपोर्ट ने पाकिस्तान की इस बात को नहीं माना। रिपोर्ट में बताया गया है कि BLA ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPAC में एक घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 32 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। साथ ही ये भी साफ कहा गया है कि कुछ देशों का मानना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अलकायदा या ISIL के बीच ना तो कोई रिश्ता है और ना ही ऐसा कोई रिश्ता बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में BLA को शामिल कराने के लिए पाकिस्तान और चीन ने मिलकर प्रस्ताव रखा था, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी है। ये वही तरीका है जिसका इस्तेमाल चीन पहले भारत के जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ दिए गए प्रस्तावों पर करता रहा है। दोस्तों वहीं आपको अगली और बेहतरीन खबर बता दें, इधर एक तरफ जहां तुर्की पाकिस्तान एक साथ मिलकर एक साथ रहकर नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने ग्रीस के साथ मिलकर बिगाड़ दिया उनका खेल। बता दें, तुर्की पाकिस्तान के बीच और घनिष्ठ हो रहे संबंधों को काउंटर करने के लिए भारत ने ग्रीस के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल सहयोग को बढ़ाने के लिए अहम रक्षा सहयोग समझौता कर लिया है। ग्रीस यानी हेलेनिक रिपब्लिक के रक्षा मंत्री निकोलास जॉर्जियास डेंडियास और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 9 फरवरी को जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर कर दिया। जी हां, भारत और ग्रीस के बीच हुए इस रक्षा सहयोग समझौते में 5 साल का रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें रक्षा उद्योग, सैन्य अभ्यास और तकनीकी सहयोग शामिल है। नई दिल्ली का ये कदम तुर्की पाकिस्तान के लिए टेंशन बढ़ा सकता है, खासकर पूर्वी भूमध्य सागर और दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। तुर्की ने हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था, जिसके जवाब में भारत ग्रीस के साथ करीब आया है। दोस्तों बैठक में यह तय हुआ है कि भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल की ग्रीस की एजेंडा 2030 रक्षा सुधार योजना को जोड़ते हुए दोनों देश अपने अपने स्वदेशी रक्षा उद्योग को और मजबूत करेंगी। इसी दिशा में भारत और ग्रीस के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां बांग्लादेश में हिंदू युवक के परिवार ने ठुकरा दिया 50 लाख का मुआवजा। बता दिया कि दीपू दास की जान की कीमत तुम नहीं लगा सकते। जी हां, बांग्लादेश में भीड़ की हिंसा का शिकार हुए फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास के परिवार ने सरकार से आर्थिक मदद लेने से इनकार कर दिया है। परिवार ने कह दिया है कि उनको पैसा नहीं, न्याय चाहिए। परिवार ने कहा कि कोई भी दौलत दीपू की जिंदगी का सौदा नहीं कर सकती। बांग्लादेश सरकार की ओर से 50 लाख टका यानी बांग्लादेशी करेंसी 50 लाख मुआवजे की घोषणा के बाद परिवार ने यह प्रतिक्रिया दी है। मुआवजे का ऐलान और परिवार का जवाब ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश में आम चुनाव हो रहे हैं। दीपू चंद्र दास को बीते साल 18 दिसंबर को मेमन सिंह जिले के भालुका में भीड़ ने पीट कर मार डाला था। भीड़ ने दीपू पर इस्लाम का आरोप लगाते हुए उसकी हत्या की है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने दीपू के परिवार को 50 लाख टका मुआवजा देने का ऐलान किया है। मंगलवार को सरकार ने दीपू के परिवार के लिए 25 लाख टके की हाउसिंग मदद और नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी को घर बनाने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि दीपू के पिता और पत्नी को 10-10 लाख टका दिए जाएंगे। दीपू के बच्चे के नाम पर 5 लाख टके की फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद खोली जाएगी। अफसरों का कहना है कि सभी पैसा नगद न देकर इस तरह के बांटने का मकसद परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना है। ऐसे में सरकार के मुआवजे के ऐलान के बाद बुधवार को दीपू के पिता रवि चंद्र दास ने कह दिया कि 50 लाख टका छोड़िए, सारी दुनिया का पैसा भी मेरे बेटे की जान के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, एक तरफ जहां हिंदू के मौत की भरपाई करने के प्रयास में जुटा है दोस्तों बांग्लादेश की यूनुस सरकार, वहीं दूसरी तरफ चुनाव के ही बीच हिंदू युवक की वहां पर फिर एक और हत्या कर दी गई। दोस्तों हाथ पैर पर बंधा मिला शव, शरीर पर गहरे जख्मों के दिखे निशान। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है आज 12 फरवरी है दोस्तों। बांग्लादेश में आम चुनाव का दिन है, वोटिंग जारी है, लेकिन उससे ठीक पहले हिंदू अल्पसंख्यक पर हुई एक और हत्या ने देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिर एक बार झकझोर कर रख दिया। मौलवी बाजार जिले में बुधवार को 28 वर्षीय हिंदू युवक रतन साहूकार का शव संदिग्ध हालात में बरामद किया गया। मृतक के हाथ पैर बंधे हुए थे और शरीर पर गहरे जख्मों के निशान मिले हैं। रतन साहूकार चंपा इलाके के चाय बागानों में काम करता था। बुधवार सुबह करीब 10 बजे उसका शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शव पर चोटों से खून बह रहा था, जिससे साफ संकेत मिलता है कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। रतन के सहकर्मियों ने पुलिस को जानकारी दी है कि जिस तरह से उसके हाथ पैर बांधे गए हैं और शरीर पर चोटें हैं, उससे यह सुनियोजित हत्या प्रतीत होती है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हत्या चुनाव से जुड़ी हिंसा है या किसी अन्य कारण से हुई है। वहीं दोस्तों अगर बांग्लादेश में चुनाव की बात
बातें करें, अपडेट्स आपको दें तो चुनाव से पहले ही रात में मतदान किया गया, बूथ को लूट लिया गया दोस्तों, पैसे बांटे और वोटर्स को धमकाया गया, चुनाव में भारी धांधली की बड़ी जानकारी। बड़ी खबर बता दे, बांग्लादेश में 13वें संसदीय आम चुनाव और रेफरेंडम के दौरान कई जगहों से भारी गड़बड़ी और वोट रिगिंग की खबरें सामने आ रही है। सेना की मौजूदगी में चल रही चुनाव प्रक्रिया में मतदान के दौरान नाइट वोटिंग यानी रात में पहले से वोट डालना या दस्तावेज तैयार करना, वहीं बूथ लूटना, मतदाताओं को पैसे बांटने, धमकाने और अवैध वोटिंग जैसी शिकायतें लगातार आ रही हैं दोस्तों। प्राप्त अपडेट्स के अनुसार झेनाइदाह जिले के झेनाइदाह 4 निर्वाचन क्षेत्र यानी कालीगंज और सदर क्षेत्र में सलीमुन्नेजा गर्ल्स स्कूल पोलिंग सेंटर से चुनाव से ठीक पहले 23 खाली रिजल्ट शीट्स जब्त कर ली गई है, जिन पर मतदान शुरू होने से पहले हस्ताक्षर किए गए थे। ये शीट्स कथित तौर पर बीएनपी और जमाते इस्लामी के पोलिंग एजेंट्स द्वारा रात करीब 8 बजे हस्ताक्षरित की गई थी। ये घटना नाइट वोटिंग की शब्दावली को, डिक्शनरी को और मजबूत करती है, जिसका मतलब मतदान शुरू होने से पहले बैलेट या आधिकारिक दस्तावेजों में हेराफेरी करना होता है। ऐसे में बीएनपी या जमात नेताओं की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग ने आगे की जांच या अनुशासनात्मक कदमों की घोषणा भी नहीं की, यानी कि धड़ल्ले से धांधली दिखाई दे रही है दोस्तों बांग्लादेश के इस चुनाव में। आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहा है वो कतई भी सही होगा दोस्तों। फुल एंड फुल धांधली चलती दिखाई दे रही है, जिसका जो मन में आ रहा है, जिसका जहां पर वर्चस्व है, दावा है, दबाव है, या यूं कहें कि दबदबा है, तो फिर वो अपना प्रेशर बना करके अपनी वोटिंग को बढ़ाने की जरूरत में लगा हुआ है। दोस्तों क्या है इस पर आपकी राय जरूर कमेंट कीजिएगा। वहीं इस धांधली के बाद शेख हसीना की पार्टी भड़क उठी, कहने लगे जबरन करवाई जा रही है वोटिंग, ये चुनाव नहीं, ये नकली चुनाव है। साथ में कर दी बड़ी मांग। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने कहा है कि बांग्लादेश को टूटने से बचाने के लिए हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करते हैं कि ये दिखावटी चुनाव है। नकली पोल के माहौल में लिंचिंग और बेरहमी से टॉर्चर करने वाली भीड़ का आतंक छाया हुआ है। अवामी लीग का कहना है कि ये दिखावटी चुनाव सिर्फ अवामी लीग को बाहर करने के लिए नहीं है, बल्कि ये नकली पोल कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को बाहर कर रहा है जो रेडिकल आइडियोलॉजी का विरोध करती है और एक लिबरल देश के लिए खड़ी है। सिर्फ अवामी लीग से जुड़ी अपनी पॉलिटिकल सोच के लिए लाखों वोटर्स को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उन्हें डराने, धमकाने या टॉर्चर करने के लिए सरकार की तरफ से दंगा फसाद का शिकार बनाया जा रहा है, जिससे वे अपनी मर्जी के खिलाफ वोट डालने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये वोटर टर्न आउट बढ़ाने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वहीं इस चुनाव पर तस्लीमा नसरीन ने भी बड़ा बयान दिया, कहा जमाते इस्लामी पर बैन लगना चाहिए। आखिर क्यों कहा ऐसा उन्होंने बता दें। बांग्लादेश में आम चुनाव के बीच वहां की प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन ने राजनीतिक स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर देश में धर्मनिरपेक्ष दलों पर प्रतिबंध जारी रहा तो कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी मुख्य विपक्षी दल बनकर उभर सकता है। तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बांग्लादेश के भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने जमाते इस्लामी के मुख्य विपक्षी दल बनने को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए बहुत बड़ा झटका बता दिया। तस्लीमा नसरीन ने पोस्ट में लिखा, जैसा कि आप सामने देख पा रहे दोस्तों, इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अगर बीएनपी जीतती है तो बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार जमाते इस्लामी मुख्य विपक्षी दल बन जाएगी। ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि अवामी लीग पर बैन लगा दिया गया है। लेखिका ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि चुनी हुई सरकार अवामी लीग पर से बैन हटा देगी ताकि विपक्ष धर्मनिरपेक्ष या वामपंथी दलों से आए, ना कि किसी धार्मिक दल से। मैं वंशवादी राजनीति और धर्म आधारित राजनीति का तगड़ा विरोध करती हूँ। उन्होंने कहा कि एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष राज्य में कोई भी राजनीतिक दल धर्म पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर किसी दल पर सैद्धांतिक रूप से बैन लगाना ही है तो वो जमात इस्लामी होना चाहिए, ना कि धर्मनिरपेक्ष दल। ऐसे में क्या आप तस्लीमा नसरीन की इसके बात का समर्थन करते हैं? आपको बता दें, इस बयान के जारी करने के बाद जमात इस्लामी ने भारत को लेकर बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया दोस्तों। या यूं कहे कि अब चुनाव के माहौल में जमात इस्लामी का भूत भागता नजर आ रहा है, तो फिर अब वो भारत के समर्थन में बयान देने लगा, कहने लगा कि भारत हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है, हमारा भारत के साथ टकराव मुद्दा नहीं है बल्कि शांति मुद्दा है। बांग्लादेश जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने बुधवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी आम चुनाव में जीत हासिल करके सत्ता में आती है तो वह भारत के साथ मजबूत, सम्मानजनक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने के लिए काम करेगी। उन्होंने यह बात ढाका में चुनाव से एक दिन पहले पत्रकारों से बातचीत में कही। शफीकुर रहमान ने कहा कि उनकी पार्टी पड़ोसी देशों और दुनिया के अन्य मित्र देशों के साथ सकारात्मक और बेहतर संबंध चाहती है। उन्होंने कहा कि भारत हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है और यह हमारी प्राथमिकता रहेगा। हमारा मकसद
टकराव नहीं बल्कि शांति और विकास के लिए साझेदारी बनाना है। इसके लिए आपसी सम्मान और भरोसा बहुत जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि जमात इस्लामी पार्टी के प्रमुख शफीकुर रहमान ऐसा बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि चुनाव में जीत हासिल करनी है मैक्सिमम से मैक्सिमम अवामी लीग और भारत समर्थित लोगों का भी वोट हासिल करना है, इसीलिए उनको पता है कि आज ही यही मौका है। तो ऐसे में क्यों ना भारत के समर्थन में भी बयान दिया जाए, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद ये कैसे अंगूठा दिखाएंगे भारत को हर किसी को अच्छे से पता है। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश में हो रहे इस चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है और भारत के हिसाब से किस पार्टी को जीतना चाहिए दोस्तों, जो भारत के साथ अच्छे संबंध रख सके। देखते हैं दोस्तों किस पार्टी का आप नाम लेते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आपके कमेंट को रीड आउट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, चीन की दुखती रग के पास गरजे भारतीय सुखोई और ग्रिपेन लड़ाकू विमान। मलक्का स्टेट के नाम से क्यों डरता है ड्रैगन, बता दें। मलक्का स्टेट जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता है, वहां भारत ने थाईलैंड की वायुसेना के साथ ज्वाइंट ड्रिल की है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने थाईलैंड एयरफोर्स के ग्रिपेन लड़ाकू विमानों के साथ ड्रिल की है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ग्रिपेन लड़ाकू विमान है जिसका ऑफर स्वीडन की कंपनी साहब ने भारत को दिया है। स्वीडिश कंपनी ने भारतीय वायुसेना को अपने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA प्रोग्राम के लिए अपना ग्रिपेन E/F लड़ाकू विमान का प्रस्ताव दिया है। क्या भारत स्वीडिश फाइटर जेट को परखने की कोशिश कर रहा है? बता दें, भारतीय वायुसेना की तरफ से 10 फरवरी को कहा गया है कि भारतीय वायुसेना रॉयल थाई एयरफोर्स के साथ एक ज्वाइंट इन सीटू एयर एक्सरसाइज कर रही है। इस एक्सरसाइज से दोनों एयरफोर्स के बीच ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी। IAF सुखोई 30 MKI अवैक्स AEW&C और IL-78 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट RTAF ग्रिपेन एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे इंडो थाई डिफेंस कोऑपरेशन और रीजनल सिनर्जी मजबूत होंगी दोस्तों। मलक्का स्टेट सही दुनिया भर के समुद्री व्यापार का लगभग 1/4 और दुनिया के तेल और नेचुरल गैस शिपमेंट का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसके अलावा मलक्का स्टेट को ही हिंद महासागर का दरवाजा भी कहा जाता है। खासकर चीन के लिए काफी महत्वपूर्ण या ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन के ऊर्जा की सप्लाई इसी रास्ते से होती है और ये अंडमान निकोबार के काफी करीबी है। भारत मलक्का स्टेट को चौक कर चीन के सप्लाई लाइन को काट सकता है, इसीलिए चीन इससे काफी डरता है दोस्तों। मलक्का स्टेट पानी का एक पतला हिस्सा है जो सिर्फ 65 से 250 किलोमीटर ही चौड़ा है, जिससे पड़ोसी देशों के लिए किसी संभावित लड़ाई के दौरान इसे बंद करना आसान हो जाता है। जी हाँ, इसे चीन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है, क्योंकि ये इंडोनेशिया, सिंगापुर और भारत जैसे अमेरिका के खास सहयोगियों से घिरा हुआ है। इंडो थाईलैंड ड्रिल में दोनों तरफ के फ्रंट लाइन जेट शामिल किए गए थे। भारतीय वायुसेना ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बेस से ऑपरेट करने वाले सुखोई 30 MKI मल्टी रोल फाइटर्स तैनात किए थे ताकि लंबी दूरी के ऑपरेशन किए जा सके। वहीं थाईलैंड एयरफोर्स ने थाई एयरबेस से लॉन्च किए गए JAS-39 ग्रिपेन फाइटर्स के साथ हिस्सा लिया था। ये एयरक्राफ्ट मलक्का स्टेट के उत्तरी इलाकों में हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के लिए जमा हुए थे। अगली खबर बता दें, उधर अमेरिकी सांसद ने कहा कि ट्रंप की वजह से भारत में क्वाड समिट नहीं हो पाया। दोस्तों, कर दिया बहुत बड़ा चौंका देने वाला ये दावा। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी की अमेरिकी सांसद सिडनी कमलेगर डोव ने राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दोनों देशों के बीच वर्षों में बना भरोसा नुकसान पहुंचा गया है। उनके मुताबिक ये फैसला बेवजह था और इससे रिश्तों में दरार आई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ ट्रेड डील में 1 साल से ज्यादा समय लगा दिया। इस वजह से 2025 में होने वाला दिल्ली क्वाड समिट नहीं हो पाया। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। कमलेगर डोव ने पहले भी ट्रंप की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा था कि वीजा शुल्क, टैरिफ और राजनीतिक तनाव के कारण अमेरिका अपनी एक अहम साझेदारी को कमजोर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया था, जिसमें रूसी कच्चे तेल के आयात पर अतिरिक्त दंड भी शामिल था। वहीं आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बहुचर्चित मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, लेकिन इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और हिंदू संगठन बाबर के नाम का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हिंदू मंदिर का निर्माण कर सकता है, मुस्लिम मस्जिद का निर्माण कर सकता है, लेकिन बाबरी के नाम से मस्जिद नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि बाबर एक विदेशी आक्रांता था, उसने देश को लूटा, ऐसे लोगों के नाम पर देश में मस्जिद नहीं बनने देंगे। ममता को लेकर भी खूब खरी खोटी सुनाई। दोस्तों, एक संगठन ने कोलकाता के मैदान पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कथित तौर पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में गिरफ्तारी की मांग करते हुए FIR भी दर्ज
आतंकवादी संगठन की ओर से हजरत मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद के नाम पर राज्य में हिंसा का माहौल भड़काया जा रहा है। सिद्दीकी ने कहा कि मस्जिद का निर्माण किसी और नाम से किया जा सकता था, लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम से नहीं। ये साफ साफ चैलेंज का प्रयास है। यानी कि दोस्तों टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अब ऐसे में बंगाल की राजनीति में फिर एक बार माहौल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है बाबरी मस्जिद को लेकर? अगर आप भी मानते हैं कि मस्जिद बने उससे दिक्कत नहीं, लेकिन बाबरी के नाम से वाकई में नहीं बननी चाहिए, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग? इसी बीच ये थे की सारी जानकारी, बड़ी खबर। आपको खबरें कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।